दोस्तों, आज की कहानी इस साल की बेस्ट कही जाने वाली फिल्म सिनर्स की है, जिसे डायरेक्ट किया है रायन कुगलर ने, जिन्होंने ब्लैक पैंथर और क्रीड जैसी बहुत सी अच्छी फिल्में बनाई हैं। सच बताऊं तो ये मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक बन गई है। कहानी शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि पुराने समय में कुछ ऐसे लेजेंड्स रहे हैं जिनका म्यूजिक इतना अच्छा और प्रभावशाली था कि उनके म्यूजिक से पास्ट और प्रेजेंट से आत्माएं उनके संगीत को सुनने आती थी। माना जाता है कि ये म्यूजिक उनके लिए खुशहाली और सुख समृद्धि लेकर आता था, मगर कभी कभी कुछ बुरी चीजें भी इनके म्यूजिक की तरफ खींची चली आती थी। ये बात है 16 अक्टूबर 1932 मिसिसिपी की, जब अमेरिका में रेसिज्म यानी काले गोरे का भेदभाव हुआ करता था। कहानी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि ये लड़का, जिसका नाम सैमी है, कार चलाकर आता है और जख्मी हालत में चर्च में एंटर होता है। इसके हाथ में एक टूटा हुआ गिटार है। सामने उसके पिता, जो चर्च में प्रीचर हैं, यानी कि उपदेश दिया करते हैं, सैमी को अपने पास बुलाते हैं और म्यूजिक छोड़ देने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं और म्यूजिक किस लिए गलत है, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। मगर सैमी अपना टूटा हुआ गिटार नहीं फेंकता। इसके बाद हम एक दिन पहले की कहानी देखते हैं, जहां हम दो जुड़वा भाइयों, जिनका नाम स्मोक और स्टैक होता है, एक आदमी हॉगवुड से मिलते हुए देखते हैं। ये दोनों भाई हॉगवुड से, जो एक वाइट मैन है, उससे एक खाली पड़ी हुई जगह खरीद रहे हैं। हॉगवुड को देखकर ये साफ पता चलता है कि वो ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उन दोनों को देखकर बार बार थूक रहा था। ये बात हम स्टैक को नोटिस करते हुए भी देखते हैं। आज शनिवार के दिन सैमी सुबह कपास के खेतों में काम करता है और फिर तैयार होकर सैमी चर्च में आता है और फिर अपना गिटार लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो हफ्ते में एक दिन म्यूजिक प्ले करने के लिए जाता है। मगर ये बात उसके पिता जैक को, जो चर्च में उपदेशक हैं, उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सैमी नशा करने वालों, अपने परिवार पर ध्यान न देने वालों और अय्याशी करने वाले लोगों के लिए म्यूजिक प्ले करके गलत काम कर रहा है। साथ ही वो सैमी को ये नसीहत भी देते हैं कि शैतान के साथ अगर नाच गाना करोगे तो वो तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे घर तक आ जाएगा। मतलब बुराई के साथ किसी भी तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि उसका असर एक ना एक दिन हम पर जरूर पड़ता है। इसके बाद सैमी, स्मोक और स्टैक, जो सैमी के कजन ब्रदर्स हैं, उनके साथ चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्मोक और स्टैक 7 सालों से शिकागो में थे, पर वहाँ से पैसे जोड़कर वापस मिसिसिपी अपने होम टाउन आए हैं, ताकि वो यहाँ पर एक जुग जॉइंट बना सके, जहाँ पर ब्लैक लोगों को म्यूजिक और डांस के साथ साथ खाने पीने और मनोरंजन का अच्छा माहौल मिल सके। इसके बाद वो सड़क के किनारे पर खड़े हुए अपने ट्रक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें वो शिकागो से अपने जूक हाउस के लिए बियर लेकर आए हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि जूक हाउस की ओपनिंग आज यानी शनिवार की शाम को ही करनी है। इसके लिए उन्हें बहुत से काम आज शाम से पहले ही पूरे करने होंगे। यहाँ दोनों अपने अपने काम बांटकर अलग हो जाते हैं। स्टैक गाड़ी लेकर सैमी के साथ और स्मोक ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। स्मोक एक स्टोर में जाता है, जहाँ वो एक चाइनीज आदमी चाओ और उसकी वाइफ ग्रेस से मिलता है, जिन्हें वो काफी समय से जानता है, और उन्हें अपने जूक जॉइंट के लिए एक साइन बोर्ड और एक मेन्यू बोर्ड बनवाने के लिए कहता है। वहाँ स्टैक और सैमी कार में बातें करते हुए जाते हैं। सैमी अपना गिटार प्ले करता है और एक गाना गाकर सुनाता है, जो स्टैक को काफी पसंद आता है। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहाँ वो एक शराबी डेल्टा स्लिम से मिलते हैं, जो कि स्टेशन पर म्यूजिक प्ले करता है। स्टैक उसे $40 और पीने के लिए बियर के बदले जूक हाउस में म्यूजिक प्ले करने के लिए मना लेता है। साथ ही वो वहाँ स्टेशन पर सबके सामने ये ऐलान करता है कि स्लिम और सैमी दोनों आज रात होने वाले जूक जॉइंट की ओपनिंग में म्यूजिक प्ले करेंगे, और वहाँ पर वो उन सबको आकर एंजॉय करने के लिए कहता है। यहाँ पर सैमी को ये लड़की मिलती है, जिसका नाम पर्लिन है, जिसको सैमी जूक जॉइंट की ओपनिंग में इनवाइट करता है। स्टेशन पर स्टैक से एक गोरी लड़की आकर मिलती है, जिसका नाम मैरी है, और जो शायद स्टैक से प्यार करती है, मगर स्टैक ने उसे 7 साल पहले धोखा दिया और फिर शिकागो चला गया। मैरी बताती है कि वो उदास है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसकी माँ का देहांत हुआ है, मगर स्टैक उससे बात नहीं करना चाहता, और फिर मैरी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सैमी और स्लिम के साथ कॉर्नब्रेड नाम के इस आदमी से मिलता है और उसे उनके जूक हाउस में काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्मोक अपनी बच्ची की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता है और भावुक होता है। उसकी वाइफ एनी उसको आकर मिलती है, जिसे वो पिछले 7 सालों से नहीं मिला था। यहाँ पर ये बात पता चलती है कि दोनों भाइयों ने शिकागो में जो भी पैसे कमाए हैं, वो सही तरीके से तो नहीं कमाए हैं। स्मोक एनी को पैसे देना चाहता है, मगर वो उसके पैसों को गंदा कहती है और पैसे लेने से मना कर देती है। साथ ही वो स्मोक से उसका दिया हुआ ताबीज लेती है, ताकि उस पर
जादू टोना करके वापस स्मोक को पहनने के लिए दे सके, और बताती है कि पिछले 7 सालों से वो उन दोनों भाइयों की खैरियत के लिए टोटके करती रही है। स्मोक चाहता है कि एनी उसके जूक हाउस में खाने की जिम्मेदारी संभाले। इसके बाद ही दोनों थोड़े भावुक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया था और काफी समय बाद दोनों एक दूसरे से आज जाकर मिले हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इसके बाद हम स्मोक और एनी को ट्रक में जूक हाउस के लिए जाते हुए देखते हैं। उधर स्टैक के साथ सैमी, स्लिम और कॉनब्रेड कार में जा रहे हैं। चा और उसकी वाइफ ग्रेस भी अपनी बेटी लीजा को उनके स्टोर पे छोड़कर जूक हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी जिसका नाम रैमिक है और जिसकी स्किन धूप में जल रही है, वो एक घर में आकर रुकता है और वहाँ रहने वाले पति पत्नी बर्ट और जॉन से अंदर आने के लिए सोने के सिक्के देता है। थोड़ी देर बाद उसका पीछा करते हुए कुछ लोग वहाँ आकर उसके बारे में पूछते हैं, पर जॉन कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर में सूरज ढलता देखकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जॉन अंदर वापस आ जाती है और वो देखती है कि रैमिक एक वैम्पायर है और उसने बर्ट को मार दिया है। और तभी बर्ट भी उठ खड़ा होता है और वो भी वैम्पायर बन जाता है और अब शायद जॉन भी मरने वाली है। क्लब जुग की ओपनिंग होती है और काफी लोग आते हुए दिखाई देते हैं। पर्लिन भी वहां आती है और सैमी पर्लिन से बातें करता है। ये साफ है कि वो उसे पसंद करता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि दोनों भाइयों में स्मोक पैसों को लेकर काफी सख्त है, जबकि स्टैक का यह मानना है कि ये लोग दिन भर मेहनत करके यहाँ पर अच्छा महसूस करने आए हैं और थोड़े कम पैसों में भी इनको कुछ अच्छे पल जीने का पूरा हक है। मैरी भी वहां आती है, जिसे देखकर सैमी उसको ये सलाह देता है कि वो वहां से चली जाए क्योंकि वो एक गोरी औरत है। पर मैरी उसको तब से जानती थी जब वो एक छोटा लड़का हुआ करता था। वो सैमी को एक ड्रिंक ऑफर करती है। वो बताती है कि उसकी माँ के पिता ब्लैक थे और इसीलिए वो भी हाफ ब्लैक है। इसके बाद स्टैक उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। मैरी बताती है कि उसने उसके लिए बहुत सालों तक इंतजार किया और वो उससे प्यार करती है। स्टैक कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, मगर मैरी के लिए अच्छा यही होगा कि वो उसे छोड़कर किसी वाइट मैन से शादी कर ले और खुश रहे। स्टैक के साथ वो सेफ नहीं रहेगी। स्टैक की बातें सुनकर मैरी दुखी होती है। थोड़ी देर में सैमी गिटार लेकर गाना शुरू करता है। सैमी बहुत अच्छा गिटार बजाता है। उसके गीतों में गहरी बातें हैं और उसका गाना सुनकर सब बहुत खुश नजर आते हैं। ये सच है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। संगीत ना सिर्फ इंसान को इंसान से जोड़ता है, बल्कि अच्छा संगीत इंसान को आत्माओं से भी जोड़ सकता है। संगीत पर समय की कोई पाबंदी नहीं होती। संगीत भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सैमी का म्यूजिक सुनने और एंजॉय करने के लिए आत्माएं वहां आकर नाचने और गाने बजाने लगती है। ये आत्माएं ना सिर्फ पास्ट से बल्कि फ्यूचर से भी आती हैं। सैमी के संगीत ने चारों तरफ जैसे आग ही लगा दी है और सभी इसमें पूरी तरह डूब चुके हैं और इसे महसूस कर रहे हैं। सैमी के संगीत से वहाँ पर वैम्पायर्स भी खींचे चले आते हैं। थोड़ी देर बाद हम सैमी को पर्लिन के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। दोनों भाई आपस में खर्चों और कमाई का हिसाब लगाते हैं और पाते हैं कि अगले 2 महीने में वो इस जूक हाउस से प्रॉफिट बनाना शुरू कर पाएंगे। जूक हाउस की एंट्री गेट पर बैठे कॉनब्रेड को रैमिक, जॉन और बर्ट आते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि वो वाइट हैं, इसीलिए कॉनब्रेड सबको गेट पर बुला लेता है। रैमिक कहता है कि वो तीनों बस एंजॉय करने के लिए अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि वो तीनों भी म्यूजिशियंस हैं। वो तीनों साथ में म्यूजिक प्ले करके भी दिखाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो तीनों एक ही बैंड का हिस्सा हैं। रैमिक बेहद शराफत से उन्हें अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश करता है, मगर उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता और तीनों उल्टे पैर वापस जाने लगते हैं। असल में सबको ऐसा लगता है क्योंकि वो तीनों वाइट हैं, इसीलिए वहाँ मौजूद ब्लैक लोगों को उनसे खतरा हो सकता है। इसके बाद एक तरफ स्मोक और सैमी बातें कर रहे हैं, जहां स्मोक कह रहा है कि सैमी को म्यूजिक छोड़ना होगा क्योंकि म्यूजिक उसको आखिर में कुछ नहीं देगा और उसे अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए और चर्च के लिए ही म्यूजिक प्ले करना चाहिए। सैमी इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ स्टैक और मैरी जूक हाउस के बाहर मौजूद तीनों वाइट लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मैरी कहती है कि वो जाकर पता लगाएगी कि वो लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। हो सकता है कि वो तीनों सिर्फ यहाँ एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं, जिससे वो उनसे कुछ पैसे भी बना सकेंगे। वो स्टैक से एक गन लेकर जूक हाउस के बाहर चली जाती है। थोड़ी दूरी पर ही उसे रैमिक, जॉन और बर्ट दिखाई देते हैं, जहां वो तीनों म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। मैरी उनके पास आ जाती है और उनकी तारीफ करती है। वो उनसे उनके बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वो कुछ पैसे भी लाए हैं खर्च करने के लिए। इस पर बर्ट मैरी को 2 सोने के सिक्के देता है, जिन्हें देखकर मैरी हैरान होती है। रैमिक कहता है कि मैरी इन्हें रख सकती है, पर उसको इनकी जरूरत नहीं है। मैरी हैरानी के साथ पूछती है क्यों। रैमिक कहता है कि मैरी के अंदर गहरा दर्द
और तकलीफ है जो पैसों से खत्म नहीं हो सकती। वो तो बस अपनापन और थोड़ा प्यार चाहती है। देखा जाए तो ये बात सच भी है। मैरी बताती है कि उसकी माँ का कल ही देहांत हुआ है। रैमिक इस बात पर अफसोस जताता है और कहता है कि अगर वो उनसे पहले मिला होता तो वो उसकी माँ को मरने से बचा लेता। वो मैरी को भी मरने से बचाने की बात करता है। यहाँ रैमिक खुद पर काबू नहीं रख पा रहा है और उसके मुंह से लार गिरने लगती है। मैरी ये देखकर उन पे गन तान देती है और वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर वापस जूक हाउस की तरफ जाने लगती है, मगर रैमिक उस पे पीछे से हमला कर देता है। इसके बाद मैरी जूक हाउस की गेट पर आकर कॉर्नब्रेड से अंदर आने के लिए पूछती है, जिस पे कॉर्नब्रेड उसको अंदर आने देता है। मैरी स्टेक को जाकर सोने के सिक्के देती है और उसे किस करके उस पे डोरे डालती है और फिर दोनों एक कमरे में जाकर फिजिकल होने लगते हैं। इसी बीच कॉर्नब्रेड भी स्लिम को गेट कीपिंग पे लगाकर बाहर हल्का होने चला जाता है, मगर वहाँ रैमिक उस पे हमला कर देता है। थोड़ी देर में जब स्मोक स्टैक को बुलाने आता है तो देखता है कि मैरी स्टैक के ऊपर बैठकर उसकी गर्दन से खून पी रही है। स्मोक मैरी पर गोलियां चलाता है पर मैरी को कुछ नहीं होता और वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद सभी कस्टमर्स को जूक हाउस से बाहर जाने को कहा जाता है और सभी कस्टमर्स वहां से चले जाते हैं। स्मोक अपने भाई को खोने के गम में टूट सा जाता है। एनी कहती है कि उन्हें स्टैक की बॉडी को बाहर ले जाना चाहिए, मगर स्मोक ऐसा करने से मना कर देता है। सब उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और एनी उस कमरे में ताला लगा देती है। ग्रेस चाओ से कहती है कि उन्हें घर अपनी बेटी लीजा के पास जाना चाहिए, इसलिए चाओ कार लेने के लिए बाहर चला जाता है। तभी कॉर्नब्रेड वहां आता है और स्मोक के कपड़ों पर खून लगा हुआ देखकर पूछता है। स्मोक उसे बताता है कि स्टैक मर चुका है। कॉर्नब्रेड उसको अफसोस जताता है और अंदर आने के लिए पूछता है। एनी कहती है कि तुम अंदर आने के लिए क्यों पूछ रहे हो, जबकि तुम बिना बुलाए भी अंदर आ सकते हो, क्योंकि वैम्पायर्स बिना परमिशन के किसी के घर में नहीं घुस सकते। इसीलिए एनी को पूरा यकीन है कि कॉर्नब्रेड को बाहर मौजूद वैम्पायर्स ने मार दिया है और अब वो भी मैरी के जैसे वैम्पायर बन चुका है। कॉर्नब्रेड स्मोक से पैसे मांगता है। जब स्मोक पैसे देने के लिए हाथ बाहर निकालता है तब कॉर्नब्रेड उसके हाथ को बाहर खींच लेता है और काटने की कोशिश करता है, पर स्मोक उसके मुंह पर गोली चला देता है और कॉर्नब्रेड दूसरी तरफ जाकर गिरता है। चेहरे पर एक गोली खाकर भी कॉर्नब्रेड उठ खड़ा होता है और स्मोक की तरफ बढ़ता है, मगर एनी स्मोक को अंदर खींच लेती है। इसके बाद स्टैक जो मर चुका था वो उठ खड़ा होता है और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आवाजें लगाता है। स्मोक इस बात से हैरान है, मगर जब तक वो चाबी लेने के लिए जाता है स्टैक दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही एनी उसके चेहरे पर गार्लिक पिकल यानी कि लहसुन का अचार डाल देती है। क्योंकि वैम्पायर्स को गार्लिक पसंद नहीं होता, इसीलिए स्टैक तिल मिलाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। इसके बाद वो रात वहीं जूक हाउस में बिताने के लिए रुक जाते हैं ताकि सुबह तक सभी वैम्पायर्स वहां से चले जाएं। अपनी जान बचाने के लिए वो सब गार्लिक, सिल्वर, धारदार लकड़ी की स्टिक्स और बंदूकों के साथ वैम्पायर्स से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनी बताती है कि वैम्पायर्स की आत्मा मरने के बाद उनके शरीर में ही कैद हो जाती है और अपने पूर्वजों से नहीं मिल पाती और हमेशा के लिए उन्हें बेमतलब ही जीना पड़ता है। उन्हें मुक्ति देने के लिए उन्हें मारना चाहिए, जिसके लिए उन्हें या तो धूप में जलाया जाए या फिर सिल्वर या लकड़ी से उन्हें मारा जाए। स्लिम कहता है कि वो अपनी जान देकर भी उन सबको बचाएगा। तभी उनकी नजर पास ही एक आदमी पर पड़ती है जो शायद मर चुका है। इससे पहले कि वो भी वैम्पायर बन जाए वो सब उस आदमी की बॉडी को जूक हाउस के बाहर रख देते हैं। तभी वो देखते हैं कि जितने भी लोग जूक हाउस के अंदर थे रैमिक ने सबको वैम्पायर बना दिया है और वो सब एक जगह नाच गाना कर रहे हैं। सभी एक ही धुन में गा रहे हैं और नाच रहे हैं क्योंकि रैमिक ने सबको वैम्पायर बनाया है। सबके दिलो दिमाग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और अब वो सब एक हैं। तभी पता चलता है कि जिस आदमी को वो लोग बाहर छोड़ आए हैं वो शायद मरा नहीं है, क्योंकि वहाँ खून की जगह रेड वाइन गिरी हुई है जिसे वो लोग खून समझ रहे थे। जल्दी ही वो आदमी भी घबराता हुआ खड़ा होता है और अंदर आने के लिए आवाजें लगाता है। स्मोक जब तक दरवाजे पर पहुँचता है तब तक उस आदमी पर कॉर्नब्रेड हमला कर देता है और उसका खून पीने लगता है। तभी वहाँ चाओ आकर ग्रेस को बुलाता है। ग्रेस ये देखकर हैरान होती है कि चाओ को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि कॉर्नब्रेड एक आदमी का खून पी रहा है। अब ये बात साफ है कि चाओ भी वैम्पायर बन चुका है। तभी वहाँ रैमिक आकर ग्रेस से कहता है कि अगर वो उन्हें अंदर नहीं आने देगी तो वो चाओ और ग्रेस की बेटी लीजा के पास चले जाएंगे। रैमिक अब चाओ के बारे में सब कुछ जानता है। वो बताता है कि अगर वो सैमी को उनके हवाले कर देते हैं तो वो उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि सैमी के म्यूजिक से ही वो अपने लोगों को जिन्हें वो खो चुका है उनकी आत्मा से मिल सकता है, क्योंकि वो यहाँ इस दुनिया में फंस चुका है।
सैमी जानता है कि उनके म्यूजिक से ही वो लोग यहाँ पर आए हैं और इसीलिए वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है। मगर स्लिम और स्मोक सैमी को बचाने की बात करते हैं। रैमिक कहता है कि वो किसी को भी नहीं बचा सकता, उनकी किस्मत में जल्दी ही मरना लिखा है। उन्होंने अपने और अपने लोगों के लिए एक अच्छी जगह बनाई जो बहुत शानदार और खूबसूरत है, मगर वो कुछ ही पलों के लिए है। रैमिक जो कि जॉन की मेमोरी में झांक सकता है, ये जानता है कि उसके अंकल वही हॉगवुड है जिससे दोनों भाइयों ने ये जगह खरीदी है और वो सुबह होते ही उन सबको मारने के लिए अपनी गैंग के साथ वहाँ आएगा। उन सबको एक हो जाना चाहिए ताकि कोई भी उनका कुछ न बिगाड़ सके। स्टैग भी अपने भाई को उनमें शामिल होने के लिए कहता है और वो उसके बिना वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सब अपनी तरफ से उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो लोग गेट बंद कर लेते हैं। ग्रेस उन्हें अभी यहीं रोकने की बात करती है, वरना वो उसकी बेटी के साथ साथ पूरे शहर को वैम्पायर बना देंगे और वो ऐसा नहीं होने देगी। बाकी लोग वहाँ उस रात के लिए रुकना चाहते हैं मगर ग्रेस सबसे बगावत करने लगती है। इसी बीच सारे वैम्पायर्स जोक हाउस के सामने खड़े होकर गाने लगते हैं। ये सुनकर ग्रेस अपना आपा खो देती है और उन सबको अंदर बुला लेती है। इसके बाद सब लोग वैम्पायर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैम्पायर्स अंदर आते हैं और फिर इंसानों और वैम्पायर्स के बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में ग्रेस मारी जाती है। उसके बाद स्टैक एनी को काट लेता है मगर उसके मरने से पहले ही स्मोक एनी के सीने पर लकड़ी की स्टिक घोंपकर उसे मार देता है जिससे कि एनी वैम्पायर ना बने और अपने प्रियजनों की आत्मा से जाकर मिल सके। ऐसा होता देखकर सारे वैम्पायर्स जैसे बौखला से जाते हैं। तभी स्मोक, सैमी और पर्लिन को वहां पीछे के दरवाजे से भागने का मौका मिल जाता है और स्लिम वहां रुककर अपने आप को वैम्पायर्स के हवाले कर देता है। पीछे के दरवाजे पर पहले ही रैमिक और स्टैक मौजूद थे। रैमिक सैमी की तरफ बढ़ता है तो पर्लिन उसे बचाने के लिए रैमिक पर हमला करती है और फिर रैमिक उसे भी काट लेता है। स्मोक रैमिक पर गोलियां चलाकर उसे पीछे हटाता है और सैमी को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। सैमी वहां से भागने लगता है पर रैमिक उसका पीछा नहीं छोड़ता। रैमिक सैमी के चेहरे पर नाखूनों से हमला करता है। वो साथ मिलकर गाने और म्यूजिक प्ले करने की बातें करता है। दूसरी तरफ स्टैक गुस्सा करता है कि स्मोक ने उसके प्लान को खराब कर दिया और एनी को मार दिया, जबकि वो साथ साथ वैम्पायर बनकर एक हो सकते थे। स्टैक स्मोक को काटने की कोशिश करता है पर एनी का दिया हुआ ताबीज उसे रोक लेता है। तभी स्मोक स्टैक पर काबू पा लेता है और उसे मारने के लिए लकड़ी की स्टिक उठा लेता है। स्मोक कहता है कि उसने हमेशा कोशिश की स्टैक को हर मुसीबत से बचाए रखने की। स्टैक भी इस बात को मानता है। उधर रैमिक जब सैमी से बात कर रहा था तभी सैमी रैमिक पर गिटार से हमला कर देता है। क्योंकि गिटार के बीच में एक सिल्वर की प्लेट लगी हुई थी इसलिए रैमिक उससे बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके साथ साथ बाकी के वैम्पायर्स भी उसी दर्द को महसूस करते हैं। रैमिक जैसे ही सैमी को काटने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से स्मोक एक वुडन स्टिक को रैमिक के आर पार कर देता है। तभी सूरज उगने लगता है और सभी वैम्पायर्स जलने लगते हैं और रैमिक भी रोता कराता चीखता हुआ जलकर हवा हो जाता है। स्मोक सैमी को अलविदा कहता है और वहीं रुक जाता है हॉगवुड से निपटने के लिए। हॉगवुड वहां अपनी गैंग के साथ आता है पर स्मोक उनके लिए पूरी तरह तैयार था। स्मोक एक एक करके सबको मारता जाता है। स्मोक को भी एक गोली लग जाती है मगर आखिर में वो हॉगवुड को भी मार देता है। आखिर में जब वो मौत के बिल्कुल नजदीक है तब स्मोक को एनी और उसकी बेटी दिखाई देती है। जाहिर है कि ये स्मोक के जीवन का अंत है। स्मोक अपनी बेटी को गोद में लेकर भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ सैमी जख्मी हालत में चर्च में एंटर होता है जहां पर उसके पिता उसको म्यूजिक छोड़ने के लिए कहते हैं और अपने हाथ से वो टूटा हुआ गिटार फेंक देने को कहते हैं। मगर पिछली रात जो भी कुछ हुआ वो सैमी की आंखों के सामने आता रहता है। इसके बाद हम बूढ़े हो चुके सैमी को गिटार प्ले करते हुए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने कभी भी म्यूजिक नहीं छोड़ा। यहाँ ये बार सैमी का ही है। थोड़ी देर बाद वहाँ स्टैक और मैरी आते हैं। स्टैक बताता है कि मैरी को उसने उस रात वहाँ से भगा दिया था और मैरी जंगल में छुप गई थी और स्मोक ने स्टैक को नहीं मारा क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करता था। स्टैक कहता है कि सैमी मरने वाला है और वो उसे हमेशा के लिए अमर कर सकता है। सैमी कहता है कि उसने अब तक जितनी जिंदगी जी है वो काफी है। स्टैक सैमी से कहता है कि उसने उसकी सारी एल्बम सुनी है पर उनमें वो बात नहीं जो यंग सैमी के म्यूजिक में थी। तब सैमी मैरी और स्टैक के लिए अपने पुराने गिटार से वही गाना सुनाता है जो पहली बार उसने स्टैक के लिए गाया था। इसके बाद स्टैक और मैरी जाने लगते हैं तो सैमी पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि वो आज भी उस रात से जुड़े हुए सपने देखकर कई बार घबरा कर नींद से जागता है मगर फिर भी वो ये मानता है कि वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। स्टैक भी मानता है कि वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था।
क्योंकि उस दिन उसने आखिरी बार अपने भाई को देखा था और आखिरी बार ही सूरज को देखा था। उस दिन वो कुछ पलों के लिए ही सही बिल्कुल बेफिक्र था। इसके बाद मैरी और स्टैक वहां से चले जाते हैं। सैमी उस वक्त की याद में खो सा जाता है जब वो उन दोनों भाइयों के साथ गाड़ी में अपने घर से निकलकर रास्तों पर जा रहा था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।